जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी एक सपोर्ट बेस है, जो अमेरिका के अंदर जो वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं, वो उनको भरपूर तरीके से फॉलो करते हैं और वो उनके साथ ही जुड़े रहे हैं। और ये हमने देखा 2016 के इंतखाबात में, उसके बाद 2020 के इंतखाबात में, फिर 2024 में भी। इस मर्तबा भी उनके वोटर जो थे वो कहीं गए नहीं। उनके एक सपोर्ट बेस है अमेरिका में और उनका जो नारा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ये आमतौर पर जो है वो लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को, चाहे वो गलत कह रहे हों, सही कह रहे हों, उनको हर हाल के अंदर जो है वो सपोर्ट करते हैं। दूसरी तो कमाला हारिस के साथ भी बहुत हद तक वही मसला था जो हिलरी क्लिंटन के साथ था। कमाला हारिस इस रेस के अंदर पहले नहीं थी। पहले जो बाइडेन ने ये इलेक्शन लड़ना था, उनको बाद में इस रेस के अंदर जब वो पहली डिबेट हुई उसके बाद लाया गया, वो एक प्रोसेस से गुजर कर नहीं आई, जिस प्रोसेस से गुजर कर अमरीकी उम्मीदवार आते हैं, सदारती उम्मीदवार, और फिर वो ये सदारती इंतखाब लड़ते हैं। तो बहुत हद तक कमाला हारिस की जो अपनी पार्टी थी वो भी शायद इस नॉमिनेशन के लिए उस तरह से तैयार नहीं थी और उन्हें आखिरी वक्त पर पता चला कि अब कमाला हारिस उम्मीदवार होंगी। लेकिन कमाला हारिस ने इसमें यकीनन इलेक्शन कैंपेन में अंडर परफॉर्म किया है। बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहां पर उन्हें वोट लेना चाहिए था, वो वोट उस तरह से नहीं ले सके। मिसाल के तौर पर उनका ख्याल था कि वो यंग वोटर्स को वो इंस्पायर करेंगी और यंग वोटर्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो नहीं जाएंगे। लेकिन यंग वोटर्स का वोट उनको मिला तो सही, लेकिन वो मार्जिन इतना ज्यादा नहीं था। फिर इसी तरह से सफेद जो व्हाइट वोट है उसके अंदर भी हमने देखा कि जो वुमेन वोट है, पर खवातीन के हकूक पर इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा बात हुई। अगरचे जो स्याह-फाहम खवातीन है उन्होंने कमाला हारिस को वोट दिया, लेकिन जो व्हाइट वोट बैंक था, सफेद फार्म खवातीन थी, उन्होंने को बहुत ज्यादा जो है वो कमाला हारिस को जो है वो सपोर्ट नहीं किया। इसी तरह से हालांकि ट्रंप जो थे वो इमिग्रेशन पर उनका बड़ा सख्त एक मौकफ था, लेकिन इसके बावजूद जो हिस्पैनिक वोटर्स हैं वहां पर मर्दों ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया। इसी तरह से जो यहाँ पर स्याह फार्म जो वोटर्स हैं वहां पर भी मर्दों के अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने ज्यादा वोट लिया। मैं आपको ट्रेंड इसलिए बता रहा हूँ कि इससे थोड़ा सा अगर आपको अंदाजा हो जाएगा और देख को कि भी डोनाल्ड ट्रंप जीतने की वजह क्या बनी। डोनाल्ड अपना वोट बरकरार रखा है, उसके बाद उन कैंपेन थी उससे उन्हें थोड़ा सा और वोट बैंक मिला, जबकि कमाला हारिस की जो अपील थी, जो रिस्पांस था, वोटर्स ने उनकी कॉल पर उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया जहां पर उनको तवक्को थी कि वो वोट लेंगी और ये वोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो हरा देगा या डोनाल्ड ट्रंप का जो वोट बैंक है उसकी जो एक बेसिक सपोर्ट है उसको कवर कर लेगा, वो नहीं कर सकी। और यही वजह है कि इंतखाबी नतायज में अगरचे जो है वो पहले ये रेस जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज थी, लेकिन कमाला हारिस के पास इस सारी कैंपेन के अंदर गलती की गुंजाइश नहीं थी। तो जो वो नहीं हासिल कर सकी, ट्रंप वहां पर जो है वो लीड लेते गए। बिल्कुल। बिलाल, आप बताइएगा कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने के बाद हम देख रहे हैं दुनिया का नक्शा इस वक्त बहुत सारी जगहों पर जंगें जारी हैं, और यूक्रेन की जंग की बात करें, गजा जंग की बात करें, उसके बाद ईरान के साथ जो तनाव है, लिबनान के साथ जो तनाव है इसराइल का, इसकी बात करें तो आप क्या देखते हैं कि इस सारी सूरत हाल में ट्रंप कोई किरदार अदा कर सकेंगे? क्योंकि अमूमन मुल्कों की पॉलिसीज़ वही रहती हैं, हुकूमतें चेंज होती हुई नज़र आती हैं। नहीं, इस बार जो है सिर्फ अमेरिका ने पायलट नहीं बदला है लेकिन जहाज भी बदला है। अच्छा। ट्रंप साहब जो हैं वो एक फंडामेंटली एक डिफरेंट वर्ल्ड व्यू के साथ वो आ रहे हैं। वो सिर्फ अमेरिका को तब्दील करने नहीं आ रहे, वो एक पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड ऑर्डर है, अगर अमेरिका एक फर्स्ट पॉलिसी अपनाता है तो पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो असरात आते हैं। अच्छा, एक लाइटर टोन पे मैं ये भी कह दूं कि दो मुल्क थे जिन्होंने ट्रंप की विक्ट्री इलेक्शन डे में वोट खोलने के पहले प्रेडिक्ट कर ली थी, एक पाकिस्तान ने और एक इजराइल ने। दोनों ने, पाकिस्तान ने जो है वो बहुत ही जल्दबाजी में कुछ लेजिस्लेशन पास की और इजराइल ने जो है वो अपने डिफेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को फायर किया। तो ये देखिए, पूरी दुनिया जो है वो अभी से एक्सपेक्ट कर रही थी कि जैसे ही ट्रंप आएंगी तो चीजें जो हैं उसमें काफी तब्दीली आएगी पूरी दुनिया में। अच्छा। और ये इसलिए क्योंकि ट्रंप का एक वर्ल्ड व्यू है कि अमेरिका जो है उसको जंगों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए, उसको अपना काम से काम रखना चाहिए। जो यूरोप और नेटो और जो बाकी अलायंसेज हैं उसमें जो एक अमेरिका एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन देता है उसको देने की जरूरत नहीं है।
तो पूरी दुनिया में जो है अब डायनामिक्स चेंज हो सकती हैं। जो एक आप पॉजिटिव चीज एक ले सकते हैं एक तरीके से, वो ये है कि उन्होंने इजरायली प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि ये जंग मेरे आने के पहले पहले जनवरी 20 जब वो पावर लेंगे उसके पहले पहले ये खत्म करें आप गाजा के अंदर। जो एक इंटरेस्टिंग चीज है, उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में भी मुस्लिम अमेरिकन को एक्नॉलेज किया, और ये एक जंग थी मुस्लिम अमेरिकन के दरमियान भी कि क्या हमें ट्रंप के साथ काम करना चाहिए या क्या हमें कमाला को सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि जिन मुसलमानों ने ट्रंप को सपोर्ट किया था उनकी जो एक बेट थी कि अगर हम ट्रंप के साथ काम करेंगे तो हमारे पास इन्फ्लुएंस होगा उसकी पॉलिसी के ऊपर, लग रहा है कि उन्होंने शायद बात कर रहे हैं। विनिंग स्पीच की भी बात की, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी मैं दुनिया में जो जारी जंग है उन्हें ख़त्म करने के लिए आया हूँ। इसके अलावा वो बारहा ये भी कहते रहे कि हाँ ये जो गाज़ा वॉर है इसके हवाले से भी। तो नेतन्याहू तो काफ़ी करीबी दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप के। आपको लगता है कि ये सिर्फ बातें विनिंग स्पीच तक ही थी या कैंपेनिंग तक ही थी, आगे चलकर कुछ असर पड़ेगा? जिस तरह से बिलाल बात करे कि डायनामिक्स चेंज होंगे, क्या ये जो गाज़ा वॉर है इसे ख़त्म करा सकेंगे? बिल्कुल, उसमें ऐड करता चलूँ मैं, उनको कॉल करके अक्सर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को ये कहते हैं कि डू व्हाट यू हैव टू डू, तो इस पर क्या कहेंगे? जी डेफिनेटली उन्होंने अभी लास्ट वीक ही कहा है कि डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इन्फ्लुएंस रखते हैं इतना कि वो अनलाइक यूक्रेन वो गज़ा की वॉर को जो है ना वो कंक्लूड करा सकते हैं। और हम देखते हैं कि जिस तरीके से ईरान पे कैलकुलेटेड अपना अटैक किया है, क्योंकि हम जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रही थी दुनिया कि, और उनकी बयानबाजी में जितनी इश्तियाल अंगेज़ी थी उसके बावजूद प्रोपोर्शनैलिटी की टर्म्स के अंदर देखें तो उतना क्रिपलिंग ब्लो जो है वो नहीं किया उनके साथ, अपना इरानियंस के साथ नेतन्याहू ने। तो मुझे लगता है कि बिन्यामिन नेतन्याहू जो है वो 20 जनवरी से पहले ओथ सेरेमनी से पहले जो है वो किसी ना किसी उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां से वो पुल आउट कर जाएं। और वैसे भी मेरे 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया और इजराइल की इकॉनमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट कर चुकी है इस हवाले से। और जो अमेरिका के अंदर सेंटिमेंट्स है टैक्स पेयर का कि हमारे 175 अरब डॉलर जो है यूक्रेन में 2 साल के अंदर झोंक दिए गए हैं, उनका बेहतर इस्तेमाल हो सकता था अमेरिका के अंदर है। तो मेरे ख्याल में यूक्रेन से निकलने की स्ट्रेटजी जो है अमेरिका की, जंग खत्म हो या ना हो, डोनाल्ड ट्रंप मॉरल अथॉरिटी दुनिया के अंदर खो देंगे, क्योंकि डेफिनेटली जो लिबरल अपना दुनिया की एलीट है वो यही देख रही है कि आलमी सतह के ऊपर जो नॉर्म्स लेडन लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म है वो बहुत हद तक जो है वो उससे नुकसान होगा डोनाल्ड ट्रंप के आने से। क्योंकि ट्रंप दुनिया के अंदर मॉरल पॉलिसिंग नहीं चाहते, वो दुनिया के पुलिसमैन के तौर पे खुद को नहीं देखते, वो अमेरिकनिज्म की स्ट्रेटजी के साथ एंटी ग्लोबल अप्रोच के साथ अपने मुल्क पे फोकस करना चाहते हैं। जबकि दूसरी साइड डेमोक्रेट्स जो हैं ए न्यू वे फॉरवर्ड का नारा तो उनके पास था, लेकिन उनके पास कोई कंप्रीहेंसिव प्लान नहीं था। और कैमला हैरिस जो हैं वो बैगेज लेके चल रही थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसियों का, जिसके तसलसल को देखते हुए वहां का वोटर जो है उसे कोई नया विजन जो है उसमें नजर नहीं आ रहा था। लगता है कि कैमला को नॉमिनेट करना डेमोक्रेट्स की कोई गलती थी? डेफिनेटली, जिस तरह रहमान ने बात की कि प्राइमरीज के थ्रू एक वेटिंग प्रोसेस है, जिसके थ्रू एक रिगरस प्रोसेस जिसके थ्रू अपना जो कैंडिडेट्स हैं आते हैं, लेकिन यहाँ पे लिबरल एलीट ने कैमला हैरिस को जुलाई के महीने के अंदर अचानक से जो है वो कमांड उनके हवाले कर दी। लेकिन अपने आप को उन्होंने बहुत कोशिश की। हम उसके बाद देखते हैं 109 दिन के अंदर किसी एक जगह के ऊपर भी बाइडेन ने स्टेज शेयर नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद वो ये वोटर को बावर कराने में बुरी हद तक नाकाम रही कि शी हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से पूरे अमेरिका में, यहाँ ये चीज़ देखने वाली है कि अमेरिकन वोटर जो है वो इस वक्त इकोनॉमी से ज्यादा सिस्टम पे उसने जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट अपना जो उनका टेन्योर था उसमें ये चीज फेस की है कि वो पॉलिसी में शिफ्ट नहीं लेके आ सकते। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल इतना ज्यादा एम्बेड है वहां पे, जो एक फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो एलीट है उसको तब्दील नहीं करने देगी। इसीलिए वो अपने कंजर्वेटिव जो उनका एजेंडा है 25 का, उसके तहत वो पूरा रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं। वॉशिंगटन के जो पैराफरनेलिया है फेडरल गवर्नमेंट का, मैक्सिमम अपने लोग जो है पॉलिटिकल अपॉइंटी जो है लेके आने की बात कर रहे हैं, हम के अंदर उसे एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। और कांग्रेस के जरिए मुझे लगता है कि वो किसी हद तक इसको जो सर्द जंग के बाद से एक मॉडल खड़ा किया गया अमेरिका के अंदर स्पेशली डीप स्टेट का, उसको तब्दील करने की कोशिश जरूर करेंगे। की जा रही है, बिल्कुल की जा रही है। उस्मान, हम वापस आएंगे और उसके बाद अपना गुफ्तगू का सिलसिला रहमान और बिलाल के साथ भी जारी रखेंगे। और हम देखते हैं कि जो अमेरिका है उसका जो एक इनविंसिबल का जो एक इमेज था वो डिस्टॉर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और देखते हैं कि किस तरह से वो रिस्टोर कर पाते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने इक़्तिदार में। ब्रेक के बाद बात करेंगे।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर एक बार फिर से मुंतखब हुए हैं और उनके आने के बाद क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी और आलमी सतह पर क्या तब्दीलियाँ आएंगी, पाकिस्तान के लिए क्या तब्दीली हो सकती है और अमेरिका के लिए क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं, पॉलिसीज़ जो हैं वो कितनी सख्त हो सकती है, इस पर हम बात कर रहे हैं। रहमान, आपकी जानिब आऊँगी। हमने देखा सोशल मीडिया कैंपेन बड़ी इम्पैक्टफुल थी इस बार की, जो गम गुस्सा या सेंटीमेंट्स का इजहार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमने देखा कि वोटर्स की जानिब से भी किया गया। क्या उसकी सही अक्कासी हमें नज़र भी अभी आई? कितना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया सोशल मीडिया ने इस बार के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में? टिकटॉक पर और एक्स पर हमने देखा कि काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन चली डोनाल्ड ट्रंप की, क्या कहेंगे? देखिए, यकीनन डोनाल्ड ट्रंप को समझा जाता है कि वो अपनी कैंपेन्स के हवाले से उनसे अच्छी कैंपेन्स कोई नहीं चला सकता। और इस मरतबा भी देखा गया कि कमाला हैरिस के हवाले से अगर आप यहाँ पर जो है वो वोटर से बात करें तो ज्यादा ने ये कहा कि हमें समझ नहीं आ रही कि वो क्या रही हैं, उनका मैसेज जो है वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बड़ी सीधी जो है वो बात करते हैं और वो कोई भी बात कह जाते हैं और उनसे कोई भी तवक्को है। एक तो जो है वो उन्होंने बहुत सारी बातें जो है वो कैंपेन के अंदर की और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की जो है वो बातें की। ये ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस जिस तरह से अमेरिका में यहाँ पर होते हैं वो आमतौर पर बड़ी नपी तुली बात करते हैं, जो कि कमाला हैरिस का स्टाइल था। लेकिन ट्रंप ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरा, इल्जामात भी बहुत सारे लगे हैं। एक तो ये कि जो इलॉन मस्क हैं वो क्योंकि ट्रंप के साथ थे तो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज जो थे वो अमेरिका के वो रिपोर्ट करते रहे कि ट्रंप को जो है वो अनड्यू जो है वो कवरेज दी जा रही है, एक तरह से उनको जो है वो एज हासिल है। और ये जो डिजिटल वर्ल्ड है इसमें जो है वो ट्रंप को जो है वो भरपूर मौका मिला है अपनी बात कहने का। जो ट्रंप का जो कैंप है उसका भी यही कहना था कि उनका जो वोटर है वो ट्रेडिशनल मीडिया से खबरें जो है वो नहीं लेता और इसी वजह से वो जो नौजवान वोटर है, जो आजकल का वोटर है, उसका फोकस जो है वो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर होता है और इसी वजह से वो अपना मैसेज जो है वो वहां पर ज्यादा बेहतर तौर पर जो है वो पहुंचाते हैं। तो ये तमाम के तमाम चीजें, लेकिन देखिए सोशल मीडिया एक हद तक का किरदार जरूर अदा कर सकता है, लेकिन ये तमाम की तमाम चीजें जो लोगों का जो वोट होता है कहीं ना कहीं लोग कन्विंस हुए हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी कैंपेन चलाई है और अपनी जो मैसेजिंग जो है वो की है। ऐसा नहीं है कि ये तमाम की तमाम चीजें